हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा है हिस्ट्री के क्लास 6 का। तो ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, ठीक है। और दोस्तों, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो स्टडी जंक्शन पे आइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आप पूरे आराम से पढ़िए। कोई भी आप कंपटीटिव एग्ज़ाम हो यार, एक वीडियो में हम आपको पूरी कंपटीटिव एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा अध्याय 2 है, ठीक है। हमने अध्याय 1 देख चुके हैं, यानी कि लेसन 1 हमने देख चुका है और लेसन 2 हमको आज देखना है। इसका नाम क्या दोस्तों? आखेट, यानी खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। कैसे बना, क्योंकि हमने उस दिन देखा था कि हम कैसे समझ सकते हैं हिस्ट्री को, कैसे पता लगता है कि कहाँ कितने साल पीछे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब के बारे में हमने पढ़ चुका था। हम बात करेंगे कि भोजन खाने से लेकर पीने तक की कैसे व्यवस्था उन्होंने की, कैसे इनका आविष्कार होता चला गया और हम इनकी संस्कृति का विस्तार होता चला गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले एक लड़का है, इससे ही कहानी शुरू होती है, तुषार, ठीक है। तुषार नाम का कौन सा लड़का है ये? इसकी रेल यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो वो क्या यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसी बात थी। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कैसी बात थी। हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों आरंभिक जीवन के बारे में, ठीक है। आरंभिक जीवन में आखिर वे इधर उधर कहाँ घूमते थे, कैसे घूमते थे, इसके बारे में, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे, ठीक है। आज हम उनके आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक जो थे खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग, वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। कारण क्या था, आप चलिए कारण भी देख लेते हैं। जो पहला कारण था दोस्तों यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। भाई सही बात है। अब इस एक जगह मान लीजिए हम आपको एक चावल दे दें, एक बटुए में दाल दे दें, आप उसको जब तक खाएंगे, कब तक खाएंगे? जब तक ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? तो ये ना, इसी कारण वो क्या करते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, ऐसा सोचा जा सकता है। जबकि हालांकि ये बहुत सत्य भी होती प्रतीत होती दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि बात तो भाई सही कह रहा है ना। अगर वो पेड़ पौधे के पीछे भागेंगे जो जानवर होंगे, तो आदमी जो होगा जानवरों के पीछे भागेगा, क्योंकि उसको तो जानवर खाना है। जानवर क्या खाना है? फूल पत्ती खाना है, ठीक है। और तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। सही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आरंभिक जीवन के बारे में। किसके बारे में? आरंभिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, थोड़ा हम इसके ऊपर अपना फोकस करेंगे। देखिए, पुरातात्विक जो होते हैं दोस्तों, हमने बताया तो पुरातात्विक कौन होते हैं, बताया था ना, याद होगा। पुरातात्विक के होते हैं जो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, ठीक है।
वही होते हैं। को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। आज भी बताओ, आज इतने लाख हज़ारों सालों पहले की बात है। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाँस जैसे हथियार बनाया जाता था। ठीक है, बताओ, उस समय की बात है जब ये लोग धनुष बाण का निर्माण कर दिए थे। ठीक है, हाँ। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, यानी कुल्हाड़ी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लास 6 की है यार, क्लास 6 की है। तो देखिए, यही थे इनके क्या औजार थे, देख लीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या है? पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, नहीं लेफ्ट हो गया। ये है पत्थर के औजार। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, देखिए जड़ दिखाया गया है यहाँ पे, ये जड़ है, इसे खोदने का ये काम करता था। ठीक है, और दाएं ओर यानी कि ये हो गया। ठीक है, जानवरों की खाल उतारने के, ये देखिए जानवर की खाल है, इसको उतारने का काम करता था। कौन था? ये वाला। ठीक है, और वस्त्रों को सिलने में किया, जैसे कि हमारे यहाँ सुई होती थी, वैसे ये इससे सिया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, ये टॉपिक एक हो गया, रहने की जगह निर्धारित कर कैसे किया करते थे। देखिए, मानचित्र 2 अभी हम देखेंगे नीचे। देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक भी रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाया गया है। अधिकतर जितने पूरा स्थल थे दोस्तों, वो सब कहाँ पाए गए? नदियाँ और झीलों के बीच में पाए गए, क्योंकि यहाँ उनके पानी की सुविधा। देखिए, लाल बता रहे हैं ना, लाल त्रिकोण वाला स्थल क्या है? पूरा स्थल है। देखिए कितने त्रिकोण है, एक सेकेंड थोड़ा हम इसको यहाँ से देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? पूरा स्थल है। और जो ब्लू वाला है क्या है दोस्तों? ये नवपाषाणी का स्थल है। ठीक है, ये यहाँ 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 यहाँ। और ये क्या है? ग्रीन वाला क्या है? महापाषाणी पूरा स्थल। ये सब, ये ब्राह्मणी हो गया, आदिचुल्लूर हो गया, और आरंभिक गांव, यानी कि ये किसका सिंबल है? आरंभिक गांव का। और ये क्या है? एक सेकेंड, आधुनिक नगर हो गया, जो कि आज है मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आधुनिक नगर हैं। देख लिया हमने। हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों पत्थर के उपकरण जो होते थे, क्या होते थे? बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, यानी कि पहाड़ों के पास रहा करते होंगे, वहीं तो भाई पत्थर तो कहाँ मिलेगा बताइए? पहाड़ के पास ही मिलेगा ना, चट्टानों के पास। ठीक है, ये शैल चित्रकला, हमने इससे क्या पता चलता है बताइए? अब देखिए, जिन गुफाओं में देखिए पहले तो क्या पता चलता है, पहले इसको समझा देते हैं। ये कौन है? ये एक मनुष्य है। ये क्या है? जानवर। ये क्या कर रहा है? इसका शिकार कर रहा है। देखिए, ठीक है, शिकार करने की कोशिश कर रहा है, या कर चुका होगा, या कर दिया होगा। ठीक है, एक देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, इनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा एक सेकंड इसको भी देख लेते हैं। आ गया है, देखिए, भीमबेटका है। ठीक है, आधुनिक मध्य प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता था? भीमबेटका। यह क्या है दोस्तों? यह पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? आप विचार करिए कि लोगों ने क्यों चुनी होगी। यही थे पत्थर दोस्तों। ठीक है, ये पत्थर के भी चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पुरास्थल के बारे में, क्योंकि हमने पुरातात्विक तो पढ़ लिया था कल वाली वीडियो में। जिसने नहीं पढ़ा वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक पढ़ लिया, तब पूरा स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा स्थल दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और पानी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया गया है, यानी कि अगले पाठ में बताया गया है, वो भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मैं कल वाले पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आग की खोज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पृष्ठ 13 पे है, अभी नीचे होगा। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं आपको पता है? आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठंड बढ़ रही है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो आग सबके घर में जलता होगा। नाम और तिथियों के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों में उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यहाँ दो शब्द पूरा यानी प्राचीन है और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, या काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है आप बताइए। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इन्हें क्या नाम रखा गया होगा। ठीक है, अब देखिए, बदलती जलवायु के बारे में भी हमारा एक टॉपिक है, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बाद सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, यानी कि मछली उछली सब खाया करते थे यार। हाँ? मछली, वाह। अब देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी दौरान दोस्तों, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, वह यह भी सीखने लगे होंगे कि वह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, यानी कि किसान बन गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते व जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक और अपनी सुरक्षा के लिए किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे से पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया? आप इसके बारे में सोचिए ज़रा। ठीक है, और देखिए, बसने की प्रक्रिया क्या रही होगी उसके बारे में थोड़ा हम डाल देते हैं प्रकाश।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण, मतलब ये उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों का जानवरों का चयन करते हैं जिनसे के बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही इनकी मजबूत ढंढले अनाज के पके दानों को भर कर संभाल सके। ठीक है, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, इन दांतों को देखो, ये दांत ही है, देख लीजिए एक बार। बसने की प्रक्रिया दोस्तों पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रहती थी। ठीक है, चलती रही। और हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो आज भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, कुत्ते के बाद क्या आता है, भेड़ बकरी। अब देखिए दोस्तों, एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम बात करेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद दोस्तों अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोची और बहुत से एक सेकेंड दोस्तों, कॉल आ गया था। एक सेकेंड यार। ठीक है, बहुत से क्या थे इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और इनका उपयोग करते होंगे? आपके जवाब का कारण बताओ। जानवर या चलते फिरते खाद्य भंडार, यही टॉपिक था हमारा। देखिए, जानवर तो बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, तो जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों के भंडारण में हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बन गया था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों को क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? क्योंकि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, इसलिए जानवरों की कोई इज्जत नहीं होती। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 जो पृष्ठ संख्या 13 में, अभी 13 में बहुत सारे चित्र हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे? ये तो ठीक है, अभी ये तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये किससे संबंधित है, मैप से संबंधित है। किससे? मैप से। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये पूरा एक सेकेंड। देखिए, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी भी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दाने को पहचान कर सकते हैं। इसके बारे में पता चलता है कि इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं भाई, वैज्ञानिक है भाई।
अब देखिए अस्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों के कुछ पुरास्थल और झोपड़ी के और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें गर्तवास कहा जाता है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विद को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। अरे हमको चित्र बना के क्या फ़ायदा भाई, हम कोई अच्छा में तो है नहीं। बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण कालीन युग के उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी, यानी कि और ज़्यादा धारदार बनाया जाता था। ठीक है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? हड्डियों से। देखिए ये क्या थे? कुछ उपकरण थे नवपाषाण कालीन युग के। देखिए क्या तुम कल्पना करें कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अरे यार हम कैसे कल्पना कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं लेकिन पढ़ने के बाद करेंगे। ये सब बाद वाली चीज़ें हैं। हमको क्या देखना है? IAS PCS प्री मेंस कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमको ये नहीं पूछेगा कि क्या बर्तन में भाई क्या बन के रखा है। कभी पूछेगा? नहीं पूछेगा। इसलिए क्या नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब बात ये आती है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने 1000 साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु में। ठीक है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। वो तो भी नीचे ढूंढेंगे भाई। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसमें हिरण तथा सुगर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा वृत्ताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इसके प्रत्येक घर में 4 या सबसे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आने लगे थे। ठीक है, लेने लगे थे ये लोग या आते होंगे, ये तो केवल एक विषय है। और देखिए मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी और उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं इस पर कब्रों में मृत के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए दिया गया होगा। वाह भाई देखिए अब इसको देख सकते हैं। ये क्या थे? इंसान है। ठीक है। और ये क्या है? एक बकरी, दो तीन बकरियां हैं। ठीक है, मरी हुई काट दिए थे। आप देखिए फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी पहले आप देख लीजिए। सांड बनाया गया है, तो एक सांड भाग रहा है, पीछे से हुलिया रहा है। चलो मजाक कर रहा हूँ यार। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। इस चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इन रंगों के लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था।
यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर मनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों की एक चावल युग तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थीं और इसका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या प्रयोग होता होगा। कल्पना करो कि आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर में रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे। आओ 13 बता रहा था। पृष्ठ संख्या कौन सी बता रहे थे दोस्तों? 13 में यार कुछ दिया ही नहीं। यहाँ पे तो बताया गया होगा। फिर संख्या 13 में आगे अभी तक तो बताया गया था कि इसमें मिलेंगे, उसमें ये ढूंढो वो ढूंढो। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, तो हम वीडियो को ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी का पोर्शन क्या था, ये दूसरा चैप्टर था। ठीक है, फर्स्ट हमने कवर कर लिया है, ये कौन सा था? सेकेंड था। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट हमने क्या किया? कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी की पूरी 6 से लेकर 12 तक की आपको पूरी एनसीईआरटी की इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब हम ख़त्म कर देंगे यार, बिल्कुल घोर के पिला दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल वाला जो बटन दिख रहा है इसको क्या कर दीजिए? दबा दीजिए, और बगल में बेल आइकन है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या कर दीजिए? प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।